इंटेलेक्ट आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में प्रारंभिकी परीक्षा के अनुसार चर्चा करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। सबसे पहले वायुमंडल क्या होता है? What is atmosphere? Look, our earth is surrounded by, enveloped by a deep blanket. Our atmosphere is enveloped by a deep blanket. जो हमारी पृथ्वी है वो चारों तरफ से, अगर जिस तरह कंबल हम ओढ़ते हैं उसी तरह क्या है, मुख्य रूप से गैस तथा गौण रूप से जलवाष्प, ठीक है, धूलकण आदि का ऐसा आवरण है। वायुमंडल क्या है? मुख्य रूप से गैस तथा गौण रूप से जलवाष्प, धूलकण आदि का एक ऐसा आवरण है जो पृथ्वी के चारों तरफ उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या है? व्याप्त है। इसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। सो आवर अर्थ इज enveloped by a deep blanket mainly of gases and partially of water vapor, dust particle, etc. Okay, this deep blanket is termed as atmosphere, and atmosphere is present around earth is mainly because of the gravitational force of earth. Gravitational force of earth, यानी कि क्या कहा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के चारों तरफ मुख्य रूप से गैस और गौण रूप से जलवाष्प, धूलकण आदि का क्या है? एक आवरण है। और ये आवरण क्यों है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी जो है अर्थ का, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या है? इज वेरी हाई। पृथ्वी का पलायन वेग बहुत ज्यादा है, ठीक है, अराउंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड। ये पृथ्वी का क्या है? पलायन वेग है। अब पलायन वेग किसे कहते हैं? यानी कि इस वेग से अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकें तो वो फिर पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर चला जाएगा। इफ विल थ्रो एनी ऑब्जेक्ट with the speed of 11.2 km per second, that object will not return to the earth. So this velocity is known as escape velocity, and escape velocity of earth is very high, and very high only because of, this is very high only because of the gravitational force, and because of this gravitational force escape velocity is high, and because of this there is a blanket of atmosphere.
blanket mainly of gases and partially of dust particle water vapor, and this blanket is termed as atmosphere. ठीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के चारों तरफ मुख्य रूप से गैस और गौण रूप से जलवाष्प, धूलकण, परागकण आदि का एक आवरण है। ठीक है, और यह आवरण क्यों है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, और इसी आवरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। जिस तरह स्थल मंडल है, जल मंडल है, उसी तरह यह मंडल भी मानव के लिए और संपूर्ण पृथ्वी के लिए, जीव जंतु के लिए जो भी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब आते हैं हम इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का संगठन। तो आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि एटमॉस्फेयर क्या है? मेनली ऑफ गैसेस एंड पार्शली ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये सब। ठीक है, तो वायुमंडल का जब हम संगठन पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आवर एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन थिंग्स। सबसे पहला कौन सा है? यानी कि हमारा जो वायुमंडल है वो कैसे मिलके, किससे मिलके बना है? नंबर 1 इज गैस, नंबर 2 इज जलवाष्प, वाटर वेपर, एंड थर्ड इज एरोसोल। ओके, एरोसोल्स। ठीक है, तो ये 3 मेन संगठक हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के। यानी कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा मुख्य रूप से इन्हीं तीनों से मिलके बना है। उसमें मेन क्या है? गैस है, बाकी इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज गैस। देखिए, जो एटमॉस्फेयर का गैसियस पार्ट है, मींस द गैसियस स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैसेस। वायुमंडल का जो गैसीय भाग है, वायुमंडल का जो भाग गैसों से निर्मित है, उसे हम 2 भागों में, उन गैसों को हम 2 भागों में बांटते हैं। द गैसियस स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर is divided into 2 parts. Number 1 is जिसको हम कहते हैं परमानेंट गैस। ठीक है, परमानेंट गैस कह सकते हैं, और कांस्टेंट और परमानेंट गैस, कांस्टेंट और परमानेंट गैस, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? स्थिर या अस्थाई गैस, स्थिर या अस्थाई गैस। हम सिर्फ गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? गैसियस एटमॉस्फेयर के बारे में, गैसियस स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो भी गैसेस हैं उसको हम 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला कौन सा है? कांस्टेंट और परमानेंट गैस। यानी कि इसका क्या है? ये गैसेस की इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा स्थिर रहता है। वे गैस जिसका सांद्रण क्या है? कंसंट्रेशन परमानेंट होता है, स्थिर रहता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो देयर आर 3 गैसेस which are permanent in nature: nitrogen, oxygen and argon. These are the 3 gases, and the amount, these 3 gases are constant or permanent gases. ये स्थिर और स्थायी गैसेस हैं क्योंकि इनका जो कंसंट्रेशन है, सांद्रण है, वो वायुमंडल में स्थिर रहता है, परिवर्तन नहीं होता। कितना परसेंट है? तो आपको मालूम होगा 78.1% इज नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? 20.8 और 9% है, 20.9
9% and argon is 0.93%. ठीक है, तो ये क्या है, स्थायी गैसेस है. नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड बाय ह्यूमन, हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते, बट इट हेल्प्स इन कंबशन. ये है कंबशन में मदद करता है, किसी वस्तु को जलाने में मदद करता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज यूज्ड बाय प्लांट इसको यूज करता है. और फिर हम इसको क्या कर देते हैं, व्हेन वी ईट प्लांट, जब हम प्लांट खाते हैं, दाल खाते हैं, तो हमारे बॉडी में एंटर करता है एंड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम करता है. सेकेंड क्या है, ऑक्सीजन. इट इज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस, इसके बिना हम कुछ नहीं जी सकते. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो हेल्प इन कंबशन, यानी कि इसके बिना कुछ भी जल नहीं सकता. ज्वलनशील कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकता. तो इसके दो काम है. आर्गन इज बेसिकली इसका थोड़ा बहुत वही वेल्डिंग वगैरह में यूज करते हैं. ठीक है, तो कांस्टेंट गैस के बाद कौन सा गैसेस है, वेरिएबल गैसेस. ठीक है, वेरिएबल, परिवर्तनशील गैस, वेरिएबल गैसेस. वेरिएबल गैसेस कौन कौन से हैं, यानी कि जिनका क्या है, परसेंटेज अमाउंट जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है. जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, CO2 आ जाएगा, देन ओजोन गैस, हाइड्रोजन गैस, रेडॉन, नियोन, क्रिप्टन एटसेट्रा. बहुत कम मात्रा में ही मिलते हैं. एंड देयर कंसंट्रेशन इज नॉट फिक्स्ड. इनका जो सांद्रण है वायुमंडल में ये फिक्स्ड नहीं है, हमेशा चेंज होते रहता है. CO2, हम इसकी बातें करते हैं. कुछ जो गैसेस हैं वेरिएबल गैसेस में, CO2 is very important. Carbon dioxide gas is very important. The amount of this is very less, 0.03%. इतना ही है वायुमंडल में. लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, तो फर्स्ट इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पढ़े होंगे आप लोग, उसमें इसका यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. स्टार्च का ग्रेन प्लांट्स बनाते हैं खाना अपना, तो इन फोटोसिंथेसिस. सेकेंड फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स लाइक अ ग्रीन हाउस. इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस. एंड बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज गैसेज विच अलाउ द सोलर रेडिएशन टू एंटर द एटमॉस्फेयर. यानी कि ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो सूर्य से आने वाली विकिरण को पृथ्वी की सतह पर आने देती हैं, बट क्या कर देती है, ट्रैप्ड द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. लेकिन पार्थिव विकिरण को ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसी कारण क्या होता है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ विच इज 15 डिग्री सेल्सियस. अर्थ का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है. और ये मेंटेन कौन रखता है, दिस इज मेंटेन बाय ग्रीन हाउस गैस. ठीक है ना. सो CO2 का बहुत अधिक काम है. पहला क्या बताया, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट यूज करती है. सेकेंड, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस. What is greenhouse gas? The gas which allow the solar radiation to enter the atmosphere but trap the terrestrial radiation. जो सूर्य से आने वाली सौर विकिरण को तो पृथ्वी की सतह पर आने देती है. अब कैसे आती है, we will discuss about this we will discuss in radiation chapter or heat budget. But trapped the, किसको रोक लेती है, terrestrial radiation को, पार्थिव विकिरण को. And maintain the average temperature of earth. ठीक है, पृथ्वी का औसत तापमान को बनाए रखती है. बट ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, मानव के हस्तक्षेप के कारण, द अमाउंट ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग. ठीक है ना. क्या हो रहा है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है. ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसे है, डिफॉरेस्टेशन, जंगल काट दिए,
we are using fossil fuels, coal, petroleum, like that. Huge amount of CO2 is liberated by these fossil fuels. तो CO2 ये सब क्या होता है, प्रोड्यूस करता है. जितने भी हमारे जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी जलाते हैं, कुछ भी उपले जलाते हैं, तो CO2 की मात्रा बढ़ते जा रही है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ जाएगी अर्थ की, क्योंकि ये वेरिएबल गैसेज हैं. याद रखिए हमने कि दिस इज नॉट परमानेंट गैस, वेरिएबल गैस. सो अमाउंट ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफेरेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो राइजिंग. चूंकि CO2 की मात्रा स्थिर नहीं रहती, ये परमानेंट गैस नहीं है, ये वेरिएबल गैस है. तो मानव के हस्तक्षेप के कारण, हस्तक्षेप कैसे कर रहा है, पेड़ कटाई कर दे रहा है, फॉसिल जीवाश्म ईंधन, कोयला, आपको उपले कोयला हो गया या फिर पेट्रोलियम, डीजल, ये सबको क्या करता है, जलाते हैं, तो उससे CO2 की मात्रा बढ़ रही है. अब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, नेचुरली ट्रैपिंग, जो ट्रैप करता है इसको, रेडिएशन को, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, पार्थिव विकिरण को रोकता है. तो क्या करेगा, अधिक रोकेगा फिर, और अधिक रोकेगा तो क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल इंक्रीज. पृथ्वी का औसत तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ठीक है. सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. एंड ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, इट इज नॉट अ नेचुरल कॉज, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफेरेंस. ठीक है. और तीसरा क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर. CO2 क्या कर देता है, आपको बुझाने में काम आता है. आग लगती है तो बुझाने में काम आता है. ठीक है. तो CO2 के बारे में देख लिया. अब हम लोग देखते हैं ओजोन. बहुत अमाउंट कम है इसका. ठीक है. और ये जो ओजोन है, इसका तीक्ष्ण गंध होता है, इरिटेटिंग होता है बहुत. इसका जो स्मेल है, तीक्ष्ण गंध, पंगेंट स्मेल कह सकते हैं इसको. थोड़ा सा नीला कलर का होता है, ब्लूइश इन कलर, और वायुमंडल में सभी जगह पाया जाता है. ये लोअर लेवल पे भी पाया जाता है, लोअर एटमॉस्फेयर में भी, अपर एटमॉस्फेयर में भी. this ozone layer gas is found everywhere, but highest concentration जो है वो मिलता है आपको 20 to 25 किलोमीटर के बीच. 20 से 25 किलोमीटर के बीच इसका सांद्रण सबसे ज्यादा होता है. ठीक है. और एक लेयर बन जाता है 20 to 25 किलोमीटर के बीच, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं. एंड दिस ओजोन लेयर इज नोन एज द शील्ड ऑफ अर्थ. पृथ्वी का आवरण कहा जाता है, क्योंकि इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको बचाती है. ठीक है. और याद रखिएगा कि ओजोन गैस की सर्वाधिक उत्पत्ति कहां होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में होती है, क्योंकि यहीं आपको क्या होता है, लाइटनिंग और लाइटनिंग वगैरह इसी जगह होती है. ठीक है. सो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन बिटवीन 20 to 25 किलोमीटर. ठीक है. एंड दिस ओजोन गैस इज वेरी हेल्पफुल. देखिए जहरीला गैस है, एंड वी आर फॉर्चुनेट, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि यह गैस अधिक मात्रा में कहाँ नहीं मिलता, निचली सतह में नहीं मिलता. इट इज फाउंड इन अपर एटमॉस्फेयर 20 to 25 किलोमीटर के बीच स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है. और ये सूर्य से आने वाली विकिरण को, कौन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकता है. एक्ट एज अ शील्ड ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है. देन रेडॉन गैस is very important. Amount is very meager, बहुत कम है, but important क्यों है, तो during the time of before the earthquake, यानी कि भूकंप आने के पहले,
the amount of radon gas increases in atmosphere. यानी कि भूकंप आने के पहले इस रेडॉन गैस की मात्रा वायुमंडल में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, बट इसका अमाउंट क्या है? बहुत ही कम है। इसके अलावा हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, तो ये सब सारी गैसेस क्या है? पार्ट ऑफ गैस का है। अब नेक्स्ट आते हैं हम जलवाष्प, वाटर वेपर। वाटर वेपर जलवाष्प, वेरी इंपॉर्टेंट। द अमाउंट इज कितना है? आपको 0 से लेकर के 5% के बीच है वॉल्यूम टोटल एटमॉस्फेयर का। और जैसे जैसे हम दिस इज पोलर रीजन, अगर पोलर है हम इसको ले लेते हैं, पोलर रीजन है, और दिस इज इक्वेटोरियल रीजन, ये ध्रुवीय प्रदेश से इक्वेटर की तरफ है। तो पोलर रीजन में कितना मिलेगा? 0.02% ऑफ टोटल वाटर वेपर। कुल जलवाष्प का मात्र 0.02% कहां मिलता है? ध्रुव पर मिलता है, ध्रुवीय प्रदेशों में, ध्रुवीय क्षेत्र में। और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेस। ठीक है, तो ध्रुव प्रदेश में कुल जलवाष्प का मात्र 0.02% मिलता है। लेकिन जैसे हम ध्रुवों से कहां जाते हैं? पोलर रीजन के पास जाते हैं, ध्रुवों से हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर और वाटर वेपर का आपको क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन। हायर द टेम्परेचर, हायर द एवोपोरेशन, एंड हायर जब एवोपोरेशन होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विल इंक्रीज। देखिए, वाटर वेपर जो है इसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहला क्या है? ऑल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षण के जितने भी रूप हैं, चाहे वो जल वर्षा हो, हिम वर्षा हो, ठीक है, या फिर स्नोफॉल हो, ड्यू हो, फॉग हो, तो ये सब जितने भी हैं, ऑल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, स्नोफॉल, ड्रिजलिंग, जो भी चीजें, ऑल आर ड्यू टू वाटर वेपर। ठीक है ना? तो वर्षण के सभी रूप इसी के द्वारा निर्धारित होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, दिस वाटर वेपर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। बादलों का निर्माण, वर्षा, ओला पड़ना, ठीक है ना, आपको स्नोफॉल होना, these all things are based on, all things are determined by water vapor। इसके अलावा देखिए, वाटर वेपर जो है ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस, ध्यान दीजिएगा यहां, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस, यानी कि प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है ये। अब क्यों कहते हैं इसको प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस? देखिए, CO2 के बारे में बताया था कि ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि किसको अलाउ करती है? इट अलाउज द सोलर रेडिएशन टू एंटर द एटमॉस्फेयर। उसको ट्रैप नहीं करता, एटमॉस्फेयर ट्रैप नहीं करता। और क्या करता है? और पार्थिव विकिरण को ट्रैप कर लेता है। अब इसको प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोलर रेडिएशन जो आती है उसको भी ट्रैप करता है कुछ अमाउंट को, और किसको?
जो आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इसको भी क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। गैसेस ट्रैप नहीं करती। गैसेस किसको ट्रैप नहीं करती? जो सोलर रेडिएशंस जो आ रहा है, सौर विकिरण जो आ रहा है, उसको नहीं रोकती, उसको अलाउ कर देती है, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। लेकिन पार्थिव विकिरण को, पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण को क्या कर लेता है? रोक लेता है। बट वाटर वेपर, water vapor absorbs some of the solar radiation as well as the terrestrial radiation. That's why it is known as primary greenhouse gas. जलवाष्प जो है, ये न सिर्फ पार्थिव विकिरण को रोकता है, बल्कि सूर्य से आने वाली विकिरण को भी क्या कर लेता है? रोक देता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस। हमने CO2 के बारे में ऐसा नहीं कहा, क्योंकि CO2 सूर्य से आने वाली विकिरण को नहीं रोकती, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली पार्थिव विकिरण को रोक लेती है। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोग को। अब आते हैं किसके बारे में? एरोसोल्स के बारे में। डस्ट पार्टिकल इसी में आएगा। और याद रखिए कि इस वाटर वेपर, जितना वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, अगर उसको कंडेंस कर दिया जाए, अगर उसको क्या कर दिया जाए? कंडेंस कर दिया जाए, संघनन कर दिया जाए, तो बारिश हो जाएगी। और संपूर्ण अगर बारिश हो गई पूरे जलवाष्प का, तो पृथ्वी का जो सतह है उस पर 2.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? के बराबर जल की मोटी परत जम जाएगी। माने जल कितना? 2.5 सेंटीमीटर तक पूरे पृथ्वी पर के सतह पर क्या हो जाएगा? जल की एक लेयर बन जाएगी, अगर जितने एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, अब आते हैं आपको एरोसॉल्स। ठीक है, एरोसॉल्स। एरोसॉल्स में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? तो एरोसॉल्स में दो चीजें सम्मिलित की जाती है। जो भी सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, ठीक है ना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जिसको कहा जाता है, निलंबित कणकीय पदार्थ, SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि निलंबित कणकीय पदार्थ, निलंबित कणकीय पदार्थ, निलंबित कणकीय पदार्थ, कणकीय। इसी में डस्ट पार्टिकल वगैरह सब कुछ आ जाता है। और उसके अलावा इसमें क्या होता है? कुछ तरल पदार्थ भी होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, तरल बूंदे। दूसरा कौन सा है? तरल बूंदे, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स। अब देखिए, जो निलंबित कणकीय पदार्थ हैं, धूल कण वगैरह जो भी हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स होता है, वो डस्ट पार्टिकल जो सस्पेंडेड है, वो क्या कर देता है? एक्ट एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में काम करता है। अर्थात डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उसी के अराउंड क्या होता है? वाटर वेपर का कंडेंसेशन शुरू होता है, संघनन शुरू होता है।
कोई तो आधार मिलना चाहिए ना भाई, जिसके चारों तरफ क्या हो, जलवाष्प जो है वो क्या बने, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में फॉर्म में आए, संघनन क्रिया हो। सो डस्ट, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल acts as a hygroscopic nuclei, and around that the water vapor present in atmosphere condensed. उसी के चारों तरफ क्या होता है, संघनन क्रिया होती है. कंडेंसेशन प्रोसेस of atmospheric water vapor takes place around the suspended dust particle. और वही क्या बनता है, जब बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाएगा तो बादल बन जाएगा, और वही वर्षा के बूंदों की तरह पृथ्वी के सतह पर गिरेगा. So it's a very important. Dust particle is very important particles. Apart from that, it also help in scattering of light. प्रकाश का प्रकीर्णन भी इसी के द्वारा किया जाता है. ठीक है, तो ये सब चीजें क्या थी, संगठक थे. कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, डिफरेंट जोन्स, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो देखिए एटमॉस्फेयर में कितने जोन्स हम कैसे डिवाइड करेंगे. अगर हम एटमॉस्फेयर की परतों को देखते हैं तो हम इसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं. वायुमंडल की जो परतें हैं, नंबर 1 थर्मल जोनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर. थर्मल जोनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर. यानी कि तापमान के आधार पर वायुमंडल की परतें, क्षेत्र. तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल जिसको कहा जाता है, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, नीचे से ऊपर, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर, समताप मंडल, थर्ड मीजोस्फेयर, ओके, मध्यमंडल, एंड फोर्थ इज क्या है, थर्मोस्फेयर, तापमंडल. दीज आर द 4 में क्या है आपको, थर्मो के बाद हम तापमंडल के बाद एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल, बाहरी मंडल, बाह्य मंडल. सो दिस इज थर्मल जोनेशन. मेनली हम इतने पार्ट्स हो गए किसके, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर. दूसरा है फंक्शनल जोनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर. यानी कि कार्य के आधार पर वायुमंडल की परतें. तो इसमें 2 परतें आएंगी, ओजोनोस्फेयर एंड एनोस्फेयर. ओजोनोस्फेयर ओजोन मंडल, एंड दूसरा आयनोस्फेयर, आयन मंडल. एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर कितने टाइप के होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर. होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर. सममंडल एंड विषममंडल, सममंडल एंड विषममंडल.
प्रथम तीन जो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, इनको हम लोग क्या कहते हैं? होमोस्फेयर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? तो यहाँ जो गैसों का जो कॉम्पोजिशन है, कंसंट्रेशन जो है, परसेंटेज जो है, वो सभी जगह एक समान रहता है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर हम एयर लें, कहाँ? सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर में, और उतना ही एयर अगर मेसोस्फेयर में लें, उतना ही एयर, तो हम क्या देखेंगे कि दोनों जगह उस एयर में 78% नाइट्रोजन होगा, 21% के अराउंड ऑक्सीजन होगा, और 0.9% के अराउंड क्या होगा? आपका आर्गन होगा। तो सभी जगह परसेंटेज क्या होता है? एक समान होते हैं। किसमें? सममंडल और सममंडल में। और सममंडल के अंदर किसको शामिल किया जाता है? फर्स्ट 3 लेयर्स। क्यों? क्योंकि इन तीनों मंडल में गैसों का की जो मात्रा होती है, परसेंटेज होता है, वह सभी जगह समान होता है। और कौन से गैसेस का? तो परमानेंट गैसेस, स्टेबल गैसेस जो हैं, कांस्टेंट जो गैसेस हैं, ठीक है ना? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन, इन तीनों की मात्रा सममंडल में सभी जगह समान होगी। चाहे वहां से कुछ हम गैसेस लें, वहां से कुछ हम क्या लिखें? वायुमंडल के कुछ वायुमंडल ले ले, वायु ले ले वहां का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहां का भी ले लें ट्रोपोस्फेयर का। तो ट्रोपोस्फेयर के वायुमंडल में भी क्या होगा? 78% जो हम लिए हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां उसमें भी 78% नाइट्रोजन होगा, 21% ऑक्सीजन होगा, 0.9% आर्गन होगा। और अगर हम मेसोस्फेयर का लेते हैं तो वहां भी क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है? तो हम वायुमंडल को ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल टेम्परेचर, 4-5 पार्टों में डिवाइड किया। नेक्स्ट कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल। वैसे इसको हम लोग 4 पार्ट के हैं, क्योंकि थर्मोस्फेयर का ही हम आगे पढ़ेंगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। फंक्शनल जोनेशन में 2 आ गए, ओजोन लेयर एंड आयनोस्फेयर। एंड तीसरा कौन सा है? होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर। तो होमोस्फेयर में पहले 3, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, इसको लेते हैं क्योंकि इन तीनों मंडलों में गैसों का जो कंसंट्रेशन होता है वो सेम होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इज सिमिलर इन द फर्स्ट 3 लेयर, एंड द फर्स्ट 3 लेयर्स आर नोन एज होमोस्फेयर, और हेट्रोस्फेयर में बाकी मंडल को रखा जाता है। ठीक है? चलिए अब हम डिफरेंट लेयर्स के बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। This is Earth. Look, this is the first layer of atmosphere. ठीक है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर. This is called troposphere or समताप मंडल. Okay? The average height of this troposphere is about 6 kilometer at pole and about 16 kilometer at
इक्वेटर। ठीक है, तो पहला जो मंडल है उसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई क्या है, ध्रुवों पर कितना है 6 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर कितनी है 16 किलोमीटर। बट दिस इज नॉट फिक्स्ड, दिस इज एवरेज हाइट। द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज डिटरमाइंड by the temperature of earth surface, season and convectional current। तीन चीजें याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल, जिसको हम हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, इस मंडल की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, धरातल के तापमान, दूसरा सीजन यानी कि धरातल पे की जो ऋतुएं होती हैं उस पर, और तीसरा कन्वेक्शनल करंट, संवहनीय तरंग। अब देखिए इक्वेटर पे देखिए यहां क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो संवहनीय तरंग उठती है, बहुत ऊंचाई तक जाती है, इसलिए क्या है इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड लुक एट पोल्स पे क्या है, यहां संवहनीय तरंगें नहीं उत्पन्न होती, देयर इज नो कन्वेक्शनल करंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। और ये भी बताया कि कभी ये फिक्स नहीं होता, परिवर्तन मंडल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बहुत सारे रीजन है इसको परिवर्तन मंडल कहने का। पहले इसको देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, इसकी ऊंचाई जो है दिस इज नॉट फिक्स्ड, इट्स नॉट स्टैटिक, इट इज नॉट फिक्स्ड, डिटरमाइंड बाय, किस पर डिटरमाइंड होता है, तीन चीजों पर, सीजन, टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस एंड थर्ड इज कन्वेक्शनल करंट। अब देखिए दिस ट्रोपोस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट जोन भी कहा जाता है, अशांत क्षेत्र कहा जाता है, टर्बुलेंट जोन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, टर्बुलेंट जोन, अशांत क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी में आपको क्या आता है, विभिन्न प्रकार के वेदर फेनोमेना जो भी होता है, वर्षा हो गया, आंधी तूफान, साइक्लोन, एवरीथिंग टेक्स प्लेस इन दिस जोन। अशांत क्षेत्र विक्षोभ मंडल कहा जाता है। दिस जोन इज ऑल्सो नोन एज कन्वेक्शनल जोन, संवहनीय मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी मंडल में आपको विक्षोभ, टर्बुलेंस भी आते हैं और भंवर भी उत्पन्न होता है। भंवर मतलब क्या होता है, इट इज EDDIES, टर्बुलेंस प्लस भंवर, ठीक है ना, विक्षोभ प्लस भंवर, इट इज, ठीक है। ये दोनों की उत्पत्ति, टर्बुलेंस प्लस एडिस, दोनों की उत्पत्ति कहां होती है, इसी मंडल में होती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग, आपको कन्वेक्शनल जोन भी कहते हैं, संवहनीय मंडल भी कहते हैं। दिस ट्रोपोस्फियर इज ऑल्सो नोन एज, जिसको हम एक वर्ड में कहते हैं जोन ऑफ वेरिएशन कह सकते हैं, परिवर्तन मंडल कहा जाता है, जोन ऑफ वेरिएशन। अब क्यों कहते हैं, विथ इंक्रीज इन हाइट, ऊंचाई के साथ इसमें क्या होता है, तापमान में, वायु दाब में, पवनों की दिशा में, ठीक है ना, वाटर वेपर में, एरोसेल में क्या होता है, एरोसॉल में चेंजेस आते रहता है। दिस जोन इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ वेरिएशन बिकॉज विथ इंक्रीज इन हाइट देयर इज अ चेंजेस इन टेम्परेचर, चेंजेस इन concentration of gases, changes in water vapor, changes in aerosol, सभी चीज में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, अब देखिए दिस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, व्हाई, ऑल वेदर फेनोमेना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली देखा जाए। दिस जोन इज नोन एज एटमॉस्फेयर, इसी जोन को ही हम लोग क्या, मानव के लिए सबसे उपयुक्त यही है, क्योंकि ह्यूमन की जितनी भी गतिविधियां हैं सेंट्रलाइज इन दिस जोन, सारी चीजें यही की जाती हैं।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल वेदर फेनोमेना, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, थंडरस्टॉर्म, रेनफॉल, साइक्लोन, एवरीथिंग, सभी कुछ इसी मंडल में होता है। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, इस मंडल की दो प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर। यानी कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है। विथ इंक्रीज इन हाइट ऑफ 165 मीटर, आफ्टर एवरी 165 मीटर in height there is a decrease in temperature by 1 degree Celsius। अर्थात प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर इस वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान में कमी आती है। अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो दिस कंडीशन, दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट, इसी को सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। यानी कि 1000 मीटर पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, दूसरा विशेषता क्या है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन, तापीय विलोमता कहते हैं इसको, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापीय विलोमता। सामान्य रूप से क्या होता है? विथ इंक्रीज इन हाइट देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। यही होता है कि ऊंचाई के साथ जैसे हम ऊंचाई में जाएंगे वैसे से तापमान में क्या होगी? कमी होगी। इसलिए हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं गर्मियों के दिन में, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। और कितना होती है? प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और 1000 मीटर पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। बट सम टाइम, कभी कभी क्या होता है? विथ इंक्रीज इन हाइट देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सामान्य क्या कहता है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है? ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब ये क्या होता है इसके लिए अलग से हम लोग पढ़ेंगे, इसी विशेषता, इसी मंडल की विशेषता। ठीक है, अब देखिए, द अपर ट्रोपोस्फेयर का विस्तार कहां तक होता है? ट्रोपोपॉज तक होता है। फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ट्रोपोपॉज, यानी कि क्षोभ सीमा तक। दिस इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। इसका अंत, ट्रोपोस्फेयर का अंत कहां होता है? ट्रोपोपॉज पे होता है। ट्रोपोपॉज में जनरली क्या होता है? इट इज नॉट अ लीनियर, इट इज नॉट अ, एक कोई लंबा सीमा नहीं होता। इट इज नॉट अ लीनियर बाउंड्री, इट इज अ बेसिकली अ थिक जोन, एक मोटा क्षेत्र होता है। ठीक है, इट इज अ जोन जो लगभग 1.5 किलोमीटर इसकी क्या होती है? इस जोन की मोटाई होती है। ठीक है, और इसके 3 फीचर्स याद रखते हैं। पहला फीचर क्या है कि इस जोन में विथ इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर का डिक्रीज नहीं होता। ऊंचाई के साथ क्या होता है? इस क्षेत्र में, इस जोन में ट्रोपोपॉज की 3 विशेषताएं बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इट इज नॉट अ लीनियर बाउंड्री, ये कोई लीनियर बाउंड्री नहीं है, कोई एक रेखीय रेखा नहीं है, बल्कि एक विस्तृत क्षेत्र है जिसकी मोटाई कितनी है? लगभग 1.5 किलोमीटर। इसकी पहली विशेषता क्या है कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ, इस मंडल मतलब यहां क्षोभ सीमा में ऊंचाई के साथ तापमान में जो गिरावट होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है,
देयर इज एंड ऑफ किसका, डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट इन दिस पर्टिकुलर जोन। सेकंड क्या होता है, जो भी टर्बुलेंट होते हैं, विक्षोभ जो होता है वो इसमें समाप्त हो जाता है। टर्बुलेंट मिक्सिंग इज एंडेड, यहां खत्म हो जाता है, ठीक है। और दिस जोन ट्रोपोपॉज इज द अपर बाउंड्री ऑफ वाटर वेपर, यहीं तक जलवाष्प पाया जाता है। दिस ट्रोपोपॉज डिटरमाइन, किसको डिटरमाइन करता है, द अपर बाउंड्री ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर की ऊपरी सीमा का निर्धारण यही करता है, ठीक है। अब देखिए, इसके ऊपर जैसे हम जाएंगे तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, मैं सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमको क्या मिलेगा, दूसरा मंडल शुरू होगा। ट्रोपोस्फेयर के बाद आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। और कहां से, यहां से लेकर के 50 किलोमीटर तक जो ऊपर एक और सीमा मिलेगी आपको, पतली सी, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्पोज। समताप सीमा, ओके, 50 किलोमीटर। देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले विशेषता देख लीजिए इसकी क्या है। अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट, शुरू में क्या माना जाता था कि इस संपूर्ण क्षेत्र में क्या है, टेम्परेचर क्या है, एक समान होता है। अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट कि टेम्परेचर इन दिस जोन इज सेम एवरीवेयर, सभी जगह एक जैसा होता है। बट इसमें क्या होता है, बट नाउ दिस कंसेप्ट हैज चेंज्ड, अब ये समाप्त हो गया। विथ इंक्रीज इन हाइट देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस मंडल में क्या होता है, पहले क्या माना था, अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट everywhere in this zone temperature is same, but now later it has discovered कि with increase in height there is a increase in temperature। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसी मंडल में सर्वाधिक कंसंट्रेशन किसका है, ओजोन गैस का। ओजोन लेयर इज फाउंड, ओजोन परत जो है इसी मंडल में पाया जाता है। इसीलिए ओजोन किसको ट्रैप कर लेती है, तो सोलर रेडिएशन को, कौन कौन सा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। और टेम्परेचर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। इसलिए 50 किलोमीटर तक जहां तक इसकी ऊंचाई है वहां टेम्परेचर कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और इसमें क्या है, मौसमी परिघटनाएं कोई घटित नहीं होती। वेदर फेनोमेना डज नॉट टेक प्लेस, और कह सकते हैं कि लेस वेदर फेनोमेना टेक्स प्लेस इन, बहुत कम, नो तो नहीं कह सकते, लेस वेदर फेनोमेना टेक्स प्लेस, बहुत कम मौसमी परिघटना इसमें देखी जाती है। क्यों नहीं होती है इसमें, तो उसका कारण क्या है, एक तो स्टेबल कंडीशन होता है इसमें, दूसरा क्या है, ड्राई विंड, यहाँ की जो पवनें हैं वो ड्राई होती हैं, तीसरा जो है वेरी फीबल विंड मूवमेंट होता है, बहुत ही मंद पवन का संचार होता है इसमें, तीसरा क्या होता है, एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स नहीं होते हैं इसमें, और चौथा कौन सा है,
ओजोन मंडल का इसमें सांद्रण होता है। ठीक है, अब देखिए इस लेयर में एक और चीजें होती है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। मैं लिख देता हूं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। ठीक है, जिसको हम लोग नेक्रियस क्लाउड भी कहते हैं। नेक्रियस क्लाउड, ठीक है, इसी मंडल पर आपको मिलेगा, लेकिन कहां देखने को मिलता है? ध्रुव प्रदेशों में देखने को मिलता है। बहुत लाइटिंग करता है, छोटे छोटे किसके? क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। और आप नॉर्वे, स्वीडन, ये सब जगहों से देख सकते हैं। ठंड के दिनों में दिखाई पड़ता है। कब दिखाई पड़ता है? सवेरे और शाम के समय, सूरज के डूबने के बाद, डूबने और उसको निकलने के पहले, डूबने के बाद और निकलने के पहले, बिफोर डॉन एंड डस्क। ठीक है ना, बिफोर एंड आफ्टर, जब सन क्या होता है? जस्ट बिलो द हॉरिजन, तो नीचे से लाइट जाती है ऊपर की तरफ, और वो क्या होता है? आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत अधिक चमकते हैं। और ये सिर्फ कहां मिलेगा आपको? इसी मंडल में मिलेगा, और लेकिन सब जगह से नहीं देख पाएंगे। वी कैन ऑल्सो वी कैन सी दिस क्लाउड ओनली फ्रॉम द पोलर रीजन्स, वहीं से देखा जा सकता है इसको। तो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड और नेक्रस क्लाउड, बेसिकली ये क्या है? आइस क्रिस्टल्स होते हैं जो ध्रुवीय प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और डॉन, बिफोर डॉन एंड आफ्टर डस्क, ठीक है ना, सवेरे और सूर्यास्त के पहले, बाद में, और सूर्योदय के पहले इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ये देखा जाता है, और बहुत ही कलरफुल होता है। आइस क्रिस्टल्स होते हैं, नीचे से लाइट जाता है, एंड मल्टी कलर्ड, बहुत आपको अच्छा दिखता है। और ये सिर्फ कहां से दिखेगा आपको? पोलर रीजन में, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड का क्षेत्र, वहां से आप देख सकते हैं इसको, न कि यहां से दिखाई देगा। सो दिस फेनोमेना, दिस क्लाउड इज ओनली फाउंड इन दिस स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद 50 से जैसे ऊपर बढ़ेंगे, 80 किलोमीटर स्ट्रेटोपॉज से ऊपर, 80 किलोमीटर तक क्या मिलेगा आपको? मेसोपॉज, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। और कहां तक मिलेगा? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगा। और ऊपर इसको एक और सेपरेट करेगी मंडल, कौन सा है? जिसको हम लोग मेसोपॉज कहते हैं, मध्य सीमा। अब इस मंडल में क्या होता है? अगेन, विथ इंक्रीज इन हाइट देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि इस मंडल में पुनः ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, और इसकी उत्तरी सीमा पर आते आते टेम्परेचर -80 डिग्री और सम टाइम -130 डिग्री तक चला जाता है। यानी कि सबसे कम तापमान कहां मिलेगा आपको? तो मेसोपॉज में मिलेगा, याद रखिएगा, सबसे कम -80, सम टाइम -120 डिग्री ऑल्सो। क्यों होता है? क्योंकि इस मंडल में आते आते पुनः ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाती है, और सबसे कम तापमान वायुमंडल में, सबसे कम तापमान आपको यही मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंडल में सबसे कम तापमान मिलता है, तो इसी मंडल में मिलेगा। इसकी दूसरी विशेषता क्या क्या है स्ट्रेटोपॉज की? सॉरी आपको मेसोपॉज की। तो मिटियोर, जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का इसी मंडल में जलते हैं। जब वो इंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो दे बर्न्स इन दिस मेसोस्फीयर। ठीक है,
तो उल्का पिंड इसी मंडल में आकर के क्या होता है, मिटियोर बर्न्स, जिसको मिटियोर जो बर्न होगा उसको क्या, शूटिंग स्टार, इसी मंडल में देखने को मिलता है। और इसकी एक और विशेषता क्या है, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड। कौन सी, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड। Noctilucent cloud is found in this region. अब ये क्लाउड जो होता है ये भी आपको कहां से मिलेगा, ध्रुवों पे ही दिखाई पड़ेगा। और कब दिखाई पड़ेगा, ओनली ड्यूरिंग समर सीजन। दिस क्लाउड इज फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग समर सीजन अराउंड पोलर रीजन। और इसमें क्या क्या होता है, कैसे बनता है, तो जो मिटियोर के जो डस्ट होते हैं उससे, और जो जलवाष्प वहां कुछ है, ठीक है ना, वो मिक्स होकर के इस क्लाउड का निर्माण करता है। नॉक्टिलूसेंट क्लाउड इज फाउंड इन मेसोस्फीयर एंड इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग समर बाय द मिक्सिंग ऑफ डस्ट ऑफ meteors dust and water vapor present in atmosphere. तो नॉक्टिलूसेंट क्लाउड, जिस तरह मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहां मिलता था, स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये जनरली ठंड में मिलता है। और ये कब मिलेगा नॉक्टिलूसेंट क्लाउड, ये मेसोस्फेयर में देखा जाएगा ये, और ग्रीष्म ऋतु में देखा जाएगा। कैसे फॉर्मेशन होता है, तो उल्का की जो धूल होती है और आर्द्रता, ये दोनों मिलकर के इस क्लाउड का निर्माण करता है। अब उसके ऊपर आते हैं, कौन सा, थर्मोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा थर्मोस्फेयर, तापमंडल। तापमंडल जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। थर्मोस्फेयर, इसके ऊपर कौन सा हो जाएगा, थर्मोस्फेयर, तापमंडल। तापमंडल जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। थर्मोस्फेयर में फिर देखिए क्या होगा, द मैक्सिमम टेम्परेचर इज ऑफ एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन थर्मोस्फेयर। सबसे ज्यादा तापमान हमको इसी मंडल में मिलेगा, सबसे ज्यादा। जो यहां के जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर कितना होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वी कांट फील हीट हियर, हम यहां जाकर के हीट, हमको यहां हीट नहीं मिलेगा। टेम्परेचर इज हाई, द मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर इज वेरी हाई। यहां टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद भी हमको यहां गर्मी महसूस नहीं होगी। क्यों महसूस नहीं होगी, बिकॉज द गैसेज आर वेरी स्पार्स, बहुत कम है। गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये गैसेस है, एक गैस यहां है, एक गैस का कण यहां है, यहां है, यहां है, दूर दूर है। जैसे एक चिंगारी, एक चिंगारी आपको गर्मी नहीं देगी, लेकिन आपके अगर हाथ में पड़ जाएगी तो क्या करेगी, दैट विल बर्न सिवियरली, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन उसमें हीट, ऊष्मा कम होती है। और अगर सभी इकट्ठा रहता तो क्या होता, बहुत अधिक गर्मी देता। तो अगर हम टेम्परेचर यहां थर्मोमीटर ले जाएं तो थर्मोमीटर का रीडिंग नहीं ऊंचा होगा, क्योंकि गैसेज आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद भी यहां हमको गर्मी नहीं महसूस होगी, क्योंकि गैसेज क्या हैं, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। गैसेज एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित है। ओके, नाउ द थर्मोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। आयनोस्फेयर, आयन मंडल, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसको, थर्मोस्फेयर को। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं। थर्मोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स।
थर्मोस्फेयर को, तापमंडल को सबसे ज्यादा टेम्परेचर यही मिलेगा हमको, लेकिन गर्मी महसूस नहीं होगी। क्यों नहीं महसूस होगी? क्योंकि गैसेज एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर आयन मंडल, और दूसरा एक्सोस्फेयर बाह्य मंडल। आयनोस्फेयर को हम पुनः इसकी ऊंचाई जो है 880 से लेकर के 640 किलोमीटर तक है, 80 किलोमीटर टू 640 किलोमीटर। और इसको हम लोग पुनः किस में डालते हैं? डी, ई, एफ, जी, इन चार इसमें क्या है, लेयर्स है। जो सबसे नीचे का लेयर्स है इसकी ऊंचाई होती है आपको 80 टू 99 किलोमीटर, 80 टू 99 किलोमीटर। ये क्या कर देता है? सिर्फ जो लो फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी के रेडियो तरंगों को निम्न फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के रेडियो तरंगों को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है धरातल पर। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी निम्न आवृत्ति के रेडियो तरंगों को धरातल पर भेजती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, और सूर्यास्त के साथ ही ये समाप्त हो जाती है। इसके ऊपर जो है 99 टू 130 किलोमीटर, जरूरत नहीं है इसको याद रखने का। ये क्या कर देती है? मीडियम और आपको हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स को, मध्यम और उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करती है धरातल पर, और सूर्यास्त के साथ ये भी खत्म हो जाती है। उसके ऊपर आपको एफ जोन है, 150 से 380 किलोमीटर की ऊंचाई है, 150 टू 380 किलोमीटर। ये भी क्या कर देता है? मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट बैक करता है, मध्यम एवं उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों को नीचे की तरफ भेजता है। उसके ऊपर जी है, वो भी यही काम करता है। अब याद रखिएगा, इसी जोन के कारण हम लोग रेडियो वगैरह क्या करते हैं, आसानी से विभिन्न एफएम रेडियो जो होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल जो होता है, उसको हम लोग आसानी से सुन पाते हैं, क्योंकि सभी का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है और उसी अनुसार क्या कर देती है, ये लेयर रिफ्लेक्ट बैक करती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है? एग्जोस्फेयर बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल को हम दो मंडल में डिवाइड करते हैं, एक एग्जोस्फेयर में और दूसरा मैग्नेटोस्फेयर में। इसको हम लोग पुनः बाह्य मंडल को जो है एक आयतन मंडल यानी कि एग्जोस्फेयर में, जो बाह्य मंडल है इसको हम लोग एक बाह्य मंडल, जिसको हम लोग आयतन मंडल भी कहते हैं, आयतन मंडल, एग्जोस्फेयर, और दूसरा होता है आपको मैग्नेटोस्फेयर। ठीक है, चुंबकीय मंडल, आयतन मंडल और चुंबकीय मंडल। ठीक है, इसी मंडल एग्जोस्फेयर में ही क्या मिलता है हमको? वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट, वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या करता है? यही बेल्ट है जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अवशोषित क्या होते हैं? आवेशित कण पाए जाते हैं। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा जो भी आपको कण है, जो भी आयोनाइज्ड, जो भी उसके द्वारा अट्रैक्ट किए गए हैं आवेशित कण, उसी का ही ये क्या है? बेल्ट है। दिस इज द बेल्ट ऑफ अर्थ। किसका बेल्ट है? दिस वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द मैग्नेटिक बेल्ट ऑफ अर्थ। ये ऐसा बंडल है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है अर्थ का, उसके द्वारा आवेशित कणों का बेल्ट है। इट इज अ बेल्ट ऑफ ऑल दोज मैटर्स विच आर क्या किया गया है? ट्रैप्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। पृथ्वी के चुंबकीय जो फील्ड है, क्षेत्र है, उसके द्वारा पकड़े गए आवेशित कणों का
बेल्ट है. इट इज अ बेल्ट of all those material which are trapped by the earth magnetic field. ठीक है. अब इसी मंडल में क्या मिलता है आपको? दो और चीजें देखने को मिलती है. अरोरा लाइट्स. अरोरा का मतलब होता है प्रातः काल. अरोरा लाइट्स इसी क्षेत्र में हमको क्या मिलता है? अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस. ये दोनों हमको देखने को मिलते हैं. देखिए अरोरा लाइट्स क्या होता है? कॉस्मिक लाइट्स है ये. ठीक है ना. कॉस्मिक ग्लोइंग लाइट. कॉस्मिक ग्लोइंग लाइट. ठीक है. यानी कि ब्रह्मांडीय चमकता प्रकाश है ये. क्या है? ब्रह्मांडीय चमकता प्रकाश. ब्रह्मांडीय चमकता प्रकाश जो एकदम किसकी तरह? मल्टी कलर्ड फायर वर्क, बहुरंगी आतिशबाजी के रूप में दिखाई पड़ता है. ये जो है अरोरा बोरेलियस, ये सिर्फ कहां दिखाई पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध में, और वो भी कहां से? ध्रुवों के पास से दिखाई देगा. और ये अरोरा और ऑस्ट्रेलियस ये सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई पड़ेगा. ठीक है. देखिए सूर्य की सतह से जो आपको मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उठते रहते हैं, सूर्य की सतह से उठने वाले चुंबकीय तूफानों के द्वारा इसका निर्माण होता है. इट इज फॉर्म्ड बाय द मैग्नेटिक स्टॉर्म्स विच टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और हमेशा उठते रहता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसा लगता है कि फायरिंग हो रहा है, क्रैकर्स फायर किया जा रहा है. कहां? अपर एटमॉस्फेयर में. ठीक है. बेसिकली क्या है? यह सूर्य द्वारा डिस्चार्ज निकाल, सूर्य द्वारा क्या किया गया? विसर्जित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वायुमंडल में चमकते हैं. किस तरह? एकदम एकदम फायर की तरह, आपको मसाल की तरह, लाइट की तरह. तो अरोरा लाइट प्रातः काल में दिखाई पड़ता है. ये उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं? अरोरा बोरेलियस. और बेसिकली है क्या? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड फ्रॉम, कहां से होता है? इलेक्ट्रॉन्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम द surface of sun, because on the surface of sun क्या होता है? वहां चुंबकीय तूफान उठते रहते हैं. मैग्नेटिक स्टॉर्म्स टेक्स प्लेस, एंड फ्रॉम दैट मैग्नेटिक स्टॉर्म्स इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड, and that electrons burns in the exosphere in the form of firework. सूर्य की सतह से उठने वाले चुंबकीय तूफान से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स आतिशबाजी के रूप में की तरह वायुमंडल में दिखाई पड़ते हैं, जिसे उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरेलियस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है. ठीक है. और आधी रात के बाद ये दिखाई पड़ते हैं. मैंने वही आपको सूर्योदय मैंने फर्स्ट आधी रात के बाद प्रातः काल. तो ये सब हम लोगों ने पूरा किसके बारे में डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेयर, उसका कंपोजिशन, उसके कितने जोन्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ा, लेयर्स के बारे में पढ़ा. ठीक है. तो आई होप आप लोग इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए. अगली क्लास में हम लोग
एटमॉस्फेयर के बारे में यानी कि क्लाइमेटोलॉजी के बारे के क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित ही अन्य टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।